तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई पति में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 19। कल हमने देखा कि किस तरीके से उन लोगों ने पूरे साइबर टीम को लगाकर पता किया कि आखिरकार वो आलिया शर्मा कौन है। वो सबके मन में खटक गई थी। सिकंदर ने उसे तुरंत पहचान लिया था। अब क्या करेगा सिकंदर, जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सिकंदर ने एक फुटेज रोकी। ये फुटेज ऑफिस के कंटीन की थी। काव्या मैडम और आलिया एक साथ बैठकर खाना खा रही थी। सिकंदर ने आलिया के चेहरे को जूम किया। उसको जूम करते ही अपने आप से बात करते कहा, ये लड़की अनाथ और डरी होने का नाटक करती है, लेकिन जब ये काव्या मैडम की तरफ देखती है तो इसकी आंखों में वो डर नहीं, बल्कि एक शिकारी वाली गहराई होती है। ये बड़बड़ा कर सिकंदर ने दूसरी फुटेज खोली। ये फुटेज काव्या मैडम के कैबिन की थी। काव्या मैडम किसी फोन पर गुस्से पर थी और आलिया उनके पास आई। उन्होंने काव्या के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन सिकंदर का वो जासूसी दिमाग उसे छूने के तरीकों को देख रहा था। सिकंदर ने अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, एक आम नई और डरी हुई एम्प्लॉय अपनी बॉस के साथ इतनी जल्दी इतनी गहरी फिजिकल इंटीमेसी नहीं बना सकती। ये लड़की जानबूझकर काव्या मैडम को सबसे आइसोलेट कर रही है। ये हर वक्त उनके दिमाग को मैनिपुलेट कर रही है। और फिर सिकंदर को वो फुटेज मिल गई जिसने उसके दिमाग के शक का एक भयंकर धमाका कर दिया। ये वो फुटेज थी जिस दिन लाउंज में अभय और समीक्षा की तस्वीर खींची गई थी। लाउंज की फुटेज तो हैक हो गई थी, लेकिन सिकंदर ने काव्या के कैबिन के बाहर वाले कैमरे की फुटेज देख ली थी। तस्वीर खींचे जाने के ठीक 20 मिनट बाद आलिया शर्मा बड़ी तेजी से काव्या के कैबिन की तरफ जा रही थी। उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं, बल्कि एक शातिर, चालाक और जीतने वाली स्माइल थी। जैसे ही काव्या के कैबिन को दरवाजा खोलती है, उसका वो चेहरा एक सेकंड में मासूम, डरे हुए और हमदर्दी वाले चेहरे में तब्दील हो जाता है। सिकंदर के मुंह से एक खौफनाक फुसफुसाहट निकली। उसने चिल्लाकर कहा, ओ माय गॉड। अच्छा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया कि वो जिस बेचारी अनाथ लड़की को देख रहा है वो असल में एक साइकोपैथ, एक मास्टरमाइंड और एक ऐसी खौफनाक बहरूपिया है जो गिरगिट की तरह रंग बदलना जानती है। सिकंदर ने अपनी मुट्ठी मेज पर मारकर कहा, इसका बैकग्राउंड असली में हो सकता है, इसकी बचपन की तस्वीरें असली हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर का जो इंसान है वो अनाथ नहीं है। ये कोई बहुत ही खूंखार हाई ट्रेंड कातिल है जो काव्या मैडम की जिंदगी में जहर घोल रही है। सिकंदर का दिमाग बिजली की तरह दौड़ने लगा। उसे याद आया कि अभय रायचंद ने सबसे पहले इसी लड़की पर शक किया था। छोटे मालिक का वो सिक्स सेंस बिल्कुल सही था, जिसे सिकंदर ने अपने ही डिजिटल सबूतों के दम पर गलत साबित कर दिया था। सिकंदर ने तुरंत वो टैबलेट उठाया और बिना एक सेकंड गवाए सीधा अभय रायचंद के कमरे की तरफ भागा। अभय उस वक्त अपनी काली ओडी के पास लॉन में खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसका दिमाग काव्या की नफरत और उन अनदेखे दुश्मनों की पहेली में उलझा हुआ था। तभी सिकंदर ने हाँफ कर अभय के पास पहुंचकर कहा, छोटे मालिक। आगे से अभय ने सिगरेट फेंक कर पूछा, क्या हुआ सिकंदर, कोई सुराग मिला? उसकी ये बात सुनते ही आगे से सिकंदर ने वो टैबलेट अभय के हाथ में दे दिया और वो वीडियो फुटेज प्ले कर दी, जिसमें ओलिविया के चेहरे के भाव एक सेकंड में बदलते हुए नजर आ रहे थे। सिकंदर ने एक बहुत ही गहरी खौफनाक आवाज में कहा, मालिक, मुझे डिजिटल दुनिया में तो कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन मुझे वो सांप मिल गया जो हमारी आस्तीन में बैठकर हमारी रानी को डस रहा है। आगे से अभय ने उस फुटेज को बड़े ध्यान से देखा। जब अभय उन माफिया और हत्यारों की आंखों से ओलिविया की उस कुटिल मुस्कान को देख रहा था, तो अभय के अंदर का वो सारा खौफनाक और प्रलयंकारी तूफान एक झटके में वापस आ गया। अभय की आंखें फैल गई, उसकी मुट्ठियां कस गई, उसकी रगों में खून इतनी तेजी से दौड़ा कि उसकी गर्दन की नसें तन गई। उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, आर्या शर्मा। अभय के मुंह से एक ऐसी खुरदरी और खूनी फुफकार निकली जो किसी बड़े तूफान के आने का ऐलान थी। तभी सिकंदर ने पछतावे और गुस्से के साथ कहा, मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा था। इस लड़की का प्रोफाइल और इसकी शक्ल बिल्कुल एक अनाथ जैसी है, लेकिन इसका दिमाग और इसकी हरकतें खूंखार अंडरकवर स्पाई या किसी माफिया की है। ये लड़की जानबूझकर काव्या मैडम को आपसे दूर कर रही है। उसी ने मैडम के दिमाग में समीक्षा कपूर को लेकर वो जहर घोला है। उसकी ये बात सुनते ही आगे से अभय ने वो टैबलेट सिकंदर को वापस दिया। उसके चेहरे पर अब कोई उलझन और कोई बेबसी नहीं थी। उसके चेहरे पर वो छोटे मालिक वाला खौफनाक, सर्द और मौत बांटने वाला रूप आ चुका था। अभय का
अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। काव्या की नफरत की असली वजह, उसके झूठी तस्वीर, उसकी अब कोई बेबसी नहीं, और वो तस्वीरें दिखाने वाली आलिया शर्मा भी मिल गई थी। अभय ने मन ही मन में एक खौफनाक कसम खाकर आसमान की तरफ देखकर कहा, तुमने मेरी दुनिया में आग लगाने की कोशिश की है ना। तुमने मेरी काव्या की आंखों में आंसू दिए। तुम जो कोई भी हो, रशियन हो या कनाडाई, कोई शैतान, तुमने अभय रायचंद के सबसे बड़े खौफ को जगा दिया है। ये कसम खाते हुए अभय ने एक बहुत ही शांत लेकिन कयामत वाली हुक्म आवाज में कहा, सिकंदर। तभी सिकंदर ने तुरंत एक्टिव होकर कहा, जी छोटे मालिक। तभी अभय ने उसको ऑर्डर देकर कहा, काव्या को इस बात का रत्ती भर भी भनक नहीं लगना चाहिए कि हमें लड़की पर शक है। काव्या को अभी इसे अपनी छोटी बहन मानती है। अगर हमने सीधे इस पर हमला किया तो काव्या मुझे और भी बड़ा मुजरिम मान लेंगी। एक अगर अभय ने अपनी उस मास्टरमाइंड और खौफनाक रणनीति का खुलासा करके आगे कहा, इस आलिया को लगने दो कि वो जीत रही है। इसे लगने दो कि इसने मुझे और काव्या को अलग कर दिया। इसने हमारे घर में आने दो। लेकिन आज आज से ये लड़की जहां भी जाएगी, जो भी करेगी, जिससे भी मिलेगी, वो सब मेरी नजरों के सामने होगा। मैं इस लड़की के उस मासूमियत के नकाब को इतनी बेदर्दी से नोचूंगा कि इसका असली चेहरा खुद काव्या के सामने नंगा हो जाएगा। इसके बाद अभय ने अपनी पिस्तौल के होस्टर में चेक करके एक आखिरी फरमान सुनाकर आगे कहा, और सिकंदर, इस लड़की का कोई तो हैंडल होगा। कोई होगा जो इसे बाहर से कमांड कर रहा है। मुझे इसके पीछे का पूरा नेटवर्क चाहिए, क्योंकि जब मैं इस लड़की को मारूंगा तो मैं चाहता हूं कि इसका पूरा सिंडिकेट इसके साथ उसी ब्लैक होल में लटक कर इसकी मौत की भीख मांगे। उसकी बात सुनते ही आगे सिकंदर ने खूंखार हंसी हंसकर कहा, आपका जो हुक्म मालिक। आपकी अभी ये आज से लड़की हमारी सबसे बड़ी शिकार है। रायचंद एम्पायर का रक्षक अब पूरी तरह से एक शिकारी में बदल चुका था। ओलिवा कुपेटो को लग रहा था कि उसने अभय रायचंद को साइकोलॉजिकल तौर पर हरा दिया। उसे लग रहा था कि उसका वो फरेब और उस मरी हुई लड़की की वो शक्ल उसे हमेशा के लिए महफूज रखेगी। लेकिन इस बात से अनजान थी कि उसने जिस शेर की मांद में अपना बिल बनाया, उस शेर ने उसकी गंध को पहचान लिया है। अब मल्होत्रा इंडस्ट्री और रायचंद फार्म हाउस का वो आलीशान माहौल एक ऐसे खामोश और खौफनाक युद्ध के मैदान में बदलने वाला था, जहां हर एक मुस्कान के पीछे खंजर होगा, और उसके हर एक आंसू के पीछे एक साजिश। काव्या अभी उस झूठे शक की आग में जलकर अपने ही पति से नफरत कर रही थी। लेकिन अभय ने ठान लिया कि वो अपनी पत्नी के इस प्यार को वापस हासिल करेगा। इस फरेब की जड़ों को पाताल से उखाड़ कर दुनिया को दिखाएगा कि अभय रायचंद से उलझने का खौफनाक अंजाम क्या होता है। वहीं उधर मल्होत्रा इंडस्ट्री की उस 60 मंजिला गगनचुंबी इमारत के सबसे ऊपरी फ्लोर पर स्थित काव्या मल्होत्रा का वो आलीशान कैबिन, जो कभी उसके पिता के सपने और खुद के कॉन्फिडेंस का प्रतीक हुआ करता था, आज एक घुटन भरे आंसुओं से सने हुए पिंजरे में तब्दील हो चुका था। बाहर पूरा ऑफिस अपनी तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। एम्प्लॉयज फाइलों के साथ इधर उधर भाग रहे थे। फोन्स की घंटियां बज रही थी और करोड़ों की डील्स पर चर्चा हो रही थी। लेकिन काव्या के कैबिन के उन मोटे और साउंड प्रूफ कांच के दरवाजों के पीछे एक औरत का दिल टुकड़ों में बिखर कर लहूलुहान हो रहा था। काव्या अपने उस विशाल और घुमावदार सीओ की कुर्सी पर बैठी थी। उसके सामने मेज पर कई अहम कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोजेक्ट फाइल्स पड़ी थी। लेकिन उसकी नज़र उन कागजात पर नहीं, बल्कि अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर टिकी हुई थी। स्क्रीन पर वही मनहूस तस्वीर खुली थी, वो तस्वीर जिसमें अभय रायचंद और ग्लोबल इंडस्ट्री की सीईओ समीक्षा कपूर एक दूसरे के बड़े करीब खड़े थे। समीक्षा का हाथ अभय के चेहरे के पास था, और अभय के होठों पर वो सुकून भरी मुस्कान थी, जो काव्या के सीने में किसी खंजर की तरह उतर रही थी। काव्या के कांपते हुए होठों में एक सिसकी निकली। उसने सिसक कर कहा, क्यों अभय, आखिर क्यों। उसके खूबसूरत झील जैसी आंखें लगातार रोने की वजह से सूजकर लाल हो चुकी थी। उसके गालों पर आंसुओं की सूख चुकी लकीरें थी और नई निकीलें फिर से बन रही थी। काव्या को वो पल याद आ रहे थे जब अभय ने उसे अपनी बाहों में भरकर कहा था कि वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ काव्या से प्यार करता है। उसे वो दिन याद आ रहा था जब उसने अभय को एक फटीचर इलेक्ट्रीशियन से उठाकर अपनी कंपनी और अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बना लिया था। काव्या का दिल तड़प तड़प कर खुद से सवाल कर रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफी नहीं था अभय। क्या मेरी बीमारी, मेरी कमजोरी तुम्हें बोझ लगने लगी। क्या तुम्हें अपनी जैसी ही कोई तेज तरार ग्लैमरस औरत चाहिए।
अगर यही सच है तो तुमने मुझे वो रक्षक होने का झूठा ख्वाब क्यों दिखाया? काव्या का सिर दर्द से फटने लगा था। उसने फोन को मेज पर उल्टा करके रख दिया और अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। इसी टूटते हुए विश्वास और आंसुओं के समंदर में ठीक बगल में वो कनाडाई डेंजरस विडो ओलिविया कोपेटो खड़ी थी। ओलिविया ने एक बहुत ही साधारण सा सफेद सूट पहना था। उसके चेहरे पर एक ऐसी झूठी मासूमियत और हमदर्दी की परत चढ़ी थी जिसे देखकर दुनिया का कोई भी इंसान धोखा खा जाए। वो काव्या की कुर्सी के पास खड़ी थी और उसने अपना हाथ से काव्या की पीठ को सहला रही थी। ओलिविया ने अपनी आवाज में एक बनावटी और दर्द भरी रुंधाहट लाकर कहा, काव्या दी, प्लीज मत रोइए ना। आपके आंसू देखकर मेरा दिल फट रहा है। मुझे खुद पर बड़ा गुस्सा आ रहा है कि मैंने आपको तस्वीर क्यों दिखाई। काश काश मैं अंधी हो जाती, लेकिन मुझे आपको इस दर्द में नहीं देखना चाहिए था। ओलिविया बड़ी सफाई से खुद को एक मजबूर और सच्ची दोस्त साबित कर रही थी। वहीं उसकी ये बात सुनकर आगे से काव्या ने अपने आंसू पोंछे और ओलिविया का हाथ पकड़ लिया। काव्या ने सिसक कर कहा, नहीं आलिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने तो मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला है जिसमें मैं जी रही थी। अगर तुम मुझे वो तस्वीर नहीं दिखाती तो मैं जिंदगी भर उस धोखेबाज इंसान को अपना भगवान मानकर पूजती रहती। तुमने तो मेरी आंख खोली है आलिया। ओलिविया के होठों पर एक बड़ी सूक्ष्म शातिर और शैतानी मुस्कान आई। वो पलक झपकते ही वापस अपने उदास चेहरे में बदल गई। ओलिविया ने उस खौफनाक आग में बड़ी चालाकी से घी डालकर कहा, लेकिन दी, मुझे अभय जीजा से उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो तो आपके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। बाहर सबको यही लगता है कि वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन शायद बड़े और अमीर लोगों की दुनिया ऐसी होती है। अक्सर घर की पत्नी से वो बोर हो जाते हैं और उन पर आंखें मूंद कर भरोसा जो करती हैं, उन्हें बाहर के वो चकाचौंध और समीक्षा कपूर जैसी स्मार्ट और बोल्ड औरतें ज्यादा अट्रैक्ट करने लगती हैं। ओलिविया के मुंह से समीक्षा कपूर का नाम सुनकर काव्या की मुट्ठी कस गई। उसके नाखूनों में उसकी ही हथेलियों के निशान बन गए। काव्या ने बेबसी से पूछा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में आलिया? मैंने उसे अपना सब कुछ मान लिया था। तभी आगे से आलिया ने बड़े ही धीमे से काव्या के कान के पास झुककर जहर घोल कर कहा, आपकी कोई कमी नहीं थी, कमी उनकी नीयत में है। मैंने खुद देखा है, जब से वो ग्लोबल इंडस्ट्री वाले डील शुरू हुई है, जीजाजी का बर्ताव बदल गया। वो जानबूझकर आपको ऑफिस से दूर रखते थे और खुद उन लीगल मीटिंग्स के बहाने उस औरत के साथ वक्त गुजारते थे। उन्होंने आपको मासूमियत और आपके भरोसे का सरेआम मजाक उड़ा दिया। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त तो कर सकती है, लेकिन अपने पति को किसी और औरत की बाहों में जाते हुए नहीं देख सकती। ये एक ऐसा मास्टरमाइंड साइकोलॉजिकल वार था जिसका कोई तोड़ नहीं। ओलिविया काव्या के दिल में अभय के लिए वो नफरत पैदा कर रही थी। वो किसी भी हथियार से ज्यादा जानलेवा था। वहीं काव्या की आंखों में वो आंसू जो अभी बेबसी और दुख के थे, अब वो धीरे धीरे एक भयंकर गुस्से, ईगो और आयरन लेडी के उस खौफनाक गुरूर में बदलने लगे। काव्या ने अपने चेहरे से आंसुओं को बड़ी ही बेरहमी से पोंछ डाला। उसने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर बिल्कुल सीधी तन कर बैठ गई। उसकी झील जैसी खूबसूरत आंखों में अब कोई दर्द और खौफनाक आग धधकने लगी थी, जिसे देखकर खुद ओलिविया भी एक पल के लिए हैरान रह गई। काव्या ने एक बड़ा सख्त और रूखी फौलादी आवाज में कहा, तुम सही कह रही हो आलिया। अभय रायचंद को लगता है कि मैं एक कमजोर और लाचार औरत हूँ। उसे लगता है कि वो मेरे पीठ पीछे जो चाहेगा वो करेगा। मैं जिंदगी भर उसके एहसानों के तले दबकर सब सहती रहूंगी। लेकिन मैं काव्या मल्होत्रा हूँ, इस एम्पायर की मालकिन। मैं अपने वजूद और अपने आत्म सम्मान का इस तरह तमाशा नहीं बनने दूंगी। काव्या ने मेज पर पड़ी उन ग्लोबल इंडस्ट्री की जॉइंट वेंचर वाली फाइलों को एक झटके से उठाकर दूर फेंक दिया। काव्या ने अपने दांत पीस कर कहा, मैं इस रिश्ते को और इस धोखे को यहीं खत्म करूंगी। ओलिविया मन ही मन कयामत की उस जीत का जश्न मना रही थी। उसका आधा काम पूरा हो चुका था। तभी कैबिन के बाहर हलचल हुई। काव्या के कैबिन के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। काव्या ने अपनी आवाज को बुरी तरह से प्रोफेशनल और कड़क सीओ वाली रूप में बदल कर कहा, कम इन। इसी के साथ दरवाजा खुला और काव्या की सेक्रेटरी अंदर आई। यह वही सेक्रेटरी थी जो असल में रायचंद एम्पायर की एक्स कमांडो थी, लेकिन कारपोरेट मामलों में वो एक आम सेक्रेटरी की तरह काम करती थी। सेक्रेटरी ने अदब से कहा, एक्सक्यूज मी मैम, ग्लोबल इंडस्ट्री की सीईओ मिस समीक्षा कपूर आई है। वो कह रही है कि उन्हें आपसे उस 500 करोड़ के नए कॉन्ट्रैक्ट के फाइनल ड्राफ्ट पर साइन करवाने हैं। क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं?
समीक्षा कपूर, ये नाम सुनते ही कैबिन के अंदर का तापमान अचानक से कई डिग्री बढ़ गया। काव्या के शरीर में जैसे हजारों वोल्ट का करंट दौड़ गया। जिस औरत ने उसकी जिंदगी, उसके प्यार और उसके पति को उससे छीनने की कोशिश की, आज वो औरत उसी के ऑफिस में उसी के सामने खड़ी होने के लिए आ रही थी। काव्या का खून खोलने लगा। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी बाहर जाए और उस औरत के चेहरे को नोच ले। लेकिन काव्या एक बिजनेस वूमन थी। उसने अपने गुस्से को एक बड़ी खौफनाक और सर्द नकाब के पीछे छुपा लिया। काव्या ने बहुत ही शांत लेकिन कयामत वाली आवाज में कहा, उन्हें अंदर भेज दो, जो तूफान से पहले की थी। उसकी ये बात सुनकर आगे से सेक्रेटरी ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। तभी ओलिविया ने काव्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा, दी, क्या आप ठीक हैं? अगर आप कहें तो मैं उन्हें बाहर ही मना कर दूं। आपको इस वक्त स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर आगे से काव्या ने अपने होठों पर एक कड़वी मुस्कान लाकर कहा, तुम यहीं रुको आलिया, मुझे उस औरत से बहुत कुछ अहम बात करनी है। आज इस कहानी का फैसला होकर रहेगा। इसी के कुछ सेकंड बाद कैबिन का भारी कांच का दरवाजा खुला और इस बार समीक्षा कपूर पूरे रौब, कॉन्फिडेंस और अपने उसी कातिलाना ग्लैमर्स के साथ कैबिन के अंदर दाखिल हुई। समीक्षा ने एक डार्क एमराल्ड ग्रीन रंग का बड़ा स्टाइलिश और महंगा सूट पहना था। उसके बाल खुले थे, उसके चेहरे पर एक जीतने वाली मुस्कान थी। उसके हाथों में उस अहम कॉन्ट्रैक्ट की लेदर बाइंडिंग वाली फाइल थी। समीक्षा को इस बात का रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि उसके खिलाफ कौन सा साइकोलॉजिकल बम्प इस कैबिन में फट चुका है। वो कनाडाई माफिया का मोहरा जरूर थी, लेकिन उसे ओलिविया के इस तस्वीर वाले वार की पूरी जानकारी नहीं थी। वो तो बस अभय को अपने माइंड ट्रैप में फंसाने के मिशन पर थी। लेकिन आज उसका सामना अभय से नहीं, बल्कि एक टूटी हुई आग बबूला पत्नी से हो रहा था। समीक्षा ने बहुत ही मीठी और चहकती हुई आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग काव्या। ये कहकर वो सीधे काव्या की मेज की तरफ आई। उसने बिना पूछे ही सामने रखी कुर्सी खींची और उस पर बड़े ही अधिकार के साथ बैठ गई। समीक्षा ने अपनी फाइल मेज पर रखकर कहा, मैं जानती हूँ मैं अचानक आकर तुम्हें डिस्टर्ब किया है, लेकिन हमारे जॉइंट वेंचर्स के फाइनल पेपर्स रेडी हैं। मैंने सोचा कि मैं खुद आकर तुमसे और अभय से पेपर साइन करवा लूँ। बाय द वे, अभय नजर नहीं आ रहे, वो तो हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं। समीक्षा कपूर के मुंह से ये अभय का नाम और भी इतने अधिकार से कैजुअल तरीके से सुनना काव्या के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। काव्या, जो अभी तक अपनी कुर्सी पर बिल्कुल खामोश और शांत बैठी थी, वो अचानक एक झटके के साथ अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसके खड़े होने की रफ्तार और उसके चेहरे के खूंखार और लाल हो चुके भावों को देखकर समीक्षा कपूर की वो मीठी मुस्कान एक पल के लिए उसके होठों पर ही जम गई। तभी काव्या ने अपनी मेज पर रखी उस ग्लोबल इंडस्ट्री की 500 करोड़ की फाइल को उठाया और पूरी ताकत से उस समीक्षा के मुंह के पास फेंक दिया। सारे अहम कागजात, स्टाम्प पेपर्स, कॉन्ट्रैक्ट हवा में उड़कर कैबिन के फर्श पर बिखर गए, जिसकी वजह से समीक्षा कपूर झटके से अपनी कुर्सी से खड़ी हुई। उसने चिल्लाकर कहा, काव्या, ये क्या बदतमीजी है? उसका ईगो और उसका माफिया वाला ग्रुप इस अचानक हुए हमले से पूरी तरह से हैरान रह गया। वहीं आगे से काव्या ने चिल्लाकर कहा, बदतमीजी? काव्या की वो गगन भेदी और आग उगलती आवाज पूरे कैबिन में गूंज गई। काव्या अपनी मेज के पास से घूमकर पीछे समीक्षा के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उन दोनों औरतों के बीच कुछ इंच का फासला था। काव्या की आंखें खून की तरह लाल थी। उसकी सांसें धोंकने की तरह चल रही थी। काव्या ने अपनी उंगली समीक्षा के चेहरे की तरफ तान कर दहाड़ कर कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऑफिस में कदम रखने की समीक्षा कपूर? तुमने सोचा कि तुम मेरे ही घर में मेरे ही पति के साथ अपना एक घिनौना खेल खेलोगी और मुझे भनक नहीं लगेगी? उसकी ये बात सुनकर समीक्षा की आंखें चौड़ी हो गई। उसका शातिर दिमाग समझ गया कि बहुत कुछ भयंकर गड़बड़ हो चुकी है। कनाडाई सिंडिकेट का प्लान था कि अभय को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाना है। लेकिन काव्या का ये रिएक्शन बता रहा था कि उसे सब कुछ पता चल चुका है, वो भी बड़े ही गलत और खौफनाक तरीके से। समीक्षा ने अपने चेहरे पर बहुत ही हैरान और प्रोफेशनल नकाब ओढ़कर कहा, काव्या, तुम अपने होश में तो हो? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं यहाँ सिर्फ बिजनेस के सिलसिले में आई हूँ। अभय के साथ मेरा कोई घिनौना खेल नहीं चल रहा। तुम गलतफहमी का शिकार हो रही हो। तभी काव्या ने चीख कर समीक्षा की बात को बीच में काट कर कहा, चुप रहो तुम। एक और झूठ बोला तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर इस बिल्डिंग से बाहर फेंकवा दूंगी। बिजनेस के सिलसिले में? क्या बिजनेस की डील्स में एक दूसरे के बालों में हाथ फेरा जाता है? क्या बिजनेस मीटिंग्स में, कॉफी शॉप्स में घंटों बैठकर एक दूसरे के साथ हंस हंस कर इश्क फरमाया जाता है? उसकी ये बात सुनकर आगे से समीक्षा का दिल एक धड़कन के साथ चूक गया।
उसने मन ही मन में सोचा। बालों में हाथ फेरना, कॉफी शॉप। समीक्षा को तुरंत वो पल याद आया जब लॉन्ज में उसने अभय के बालों को हमदर्दी के तौर पर छुआ था। तभी समीक्षा की नजरें तुरंत काव्या के पीछे खड़ी आलिया शर्मा पर गई। ओलिविया के चेहरे पर एक डरी हुई बेचारी लड़की का नकाब था, लेकिन उसकी आंखों में समीक्षा के लिए एक ऐसा खौफनाक पैगाम था जो कह रहा था, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम आग में घी डालो। समीक्षा सब समझ गई। उसे समझ आ गया कि ओलिविया ने उस पल में कोई तस्वीर खींचकर काव्या को दिखा दी है और अभय रायचंद को एक धोखेबाज पति साबित कर दिया है। लेकिन समीक्षा को अपने उस नकाब को बनाए रखना था। उसे अभय और काव्या के बीच की इस दरार को और भी गहरा करना था। लेकिन इस तरह से काव्या की नज़रों में समीक्षा एक सच्ची और अभय एक झूठा इंसान लगने लगेगा। इसलिए समीक्षा ने अपनी आवाज़ को बहुत ही सुलझी हुई हमदर्दी भरी टोन लाकर कहा, काव्या लिसन टू मी। ये कहकर उसने काव्या के गुस्से को शांत करने की कोशिश की, जैसे कोई मैच्योर औरत किसी नासमझ लड़की को समझा रही हो। समीक्षा ने बड़ा ही इत्मीनान से आगे कहा, मुझे नहीं पता कि किसने तुम्हें क्या दिखाया है या तुम्हारे कान भरे हैं, लेकिन मैं और तुम्हारा पति, हम सिर्फ बहुत अच्छे बिजनेस एसोसिएट हैं और हाँ, एक अच्छे दोस्त हैं। मैं मानती हूँ कि हम दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है, लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई अफेयर या फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है जिसकी तुम कल्पना कर रही हो। वहीं समीक्षा के मुंह से अच्छे दोस्त और अच्छी अंडरस्टैंडिंग जैसे शब्द सुनना काव्या के लिए एक और भयंकर तमाचा था। काव्या की आंखों से नफरत की आग बरस रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के साथ दोस्ती करने की? वो मेरा पति है समीक्षा। उसका हर एक पल, उसकी हर एक बात, उसका हर दर्द सिर्फ मेरा है। तुम होती कौन हो अकेलेपन को समझने वाली? और अगर तुम्हारे बीच कुछ नहीं था तो उसने मुझसे ये बातें छुपाई क्यों? क्यों कहा कि वो लीगल मीटिंग्स में हैं? उसकी ये बात सुनकर आगे से समीक्षा ने एक हल्की सी चुभने वाली मुस्कान दी। समीक्षा ने एक मनोवैज्ञानिक वार करके कहा, काव्या तुम्हें शायद बुरा लगे, लेकिन यही तो असली प्रॉब्लम है। तुम हमेशा से इतनी बीमार, कमजोर और इतने ट्रॉमा में रही हो कि कहे तुमसे अपनी असली बातें, अपनी परेशानियां शेयर नहीं कर पाता। वो तुम्हारे सामने एक मशीन, एक रक्षक बनकर रहता है, लेकिन अंदर से वो बड़ा अकेला होता है। जब वो मेरे साथ होता है तो रिलैक्स करता है, मुझसे अपनी कंपनी, अपने कुछ स्ट्रेस शेयर करता है। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तुम्हारा पति खुद अपनी पत्नी से ज्यादा एक भारी इंसान पर भरोसा करने लगा है तो। समीक्षा की ये बातें काव्या के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगी। काव्या का गुरूर, उसका स्वाभिमान और उसका अमर प्यार, सब कुछ एक पल में टूट कर चकनाचूर हो गया। उसने मन ही मन में सोचा, अभय को मैं कमजोर लगती हूँ, वो मुझसे कुछ शेयर नहीं कर सकता, इसलिए वो उस औरत के पास जाता है। ये सब सोचकर काव्या ने अपने कानों पर हाथ रखकर दर्दनाक चीख के साथ कहा, शट अप, जस्ट शट अप। वहीं समीक्षा ने अपनी बात पूरी कर दी थी। उसने काव्या के दिल में उस हीन भावना को इतनी गहराई से उतार दिया कि अब काव्या खुद अभय के लायक अपने आप को नहीं समझ रही थी। काव्या ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने कांपते हुए शरीर को पूरी तरह सख्त कर लिया। उसने अपनी वो सीओ वाली ताकत वापस बटोरी। काव्या ने एक एक शब्द को मौत की तरह चबाकर अपनी उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, समीक्षा कपूर, मल्होत्रा इंडस्ट्री और ग्लोबल इंडस्ट्री के बीच के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे जॉइंट वेंचर्स में आज इसी वक्त, इसी सेकंड कैंसिल करती हूँ। तभी आगे से काव्या का ऐलान सुनकर समीक्षा ने एक चौंकाने वाली एक्टिंग करके कहा, काव्या तुम एक पर्सनल गलतफहमी की वजह से 500 करोड़ का नुकसान कर रही हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराएंगे। उसकी बात सुनकर आगे से काव्या ने दहाड़ कर कहा, मुझे 500 करोड़ तो क्या, अगर 5,000 करोड़ का भी नुकसान हो जाए तो मैं तुम्हारे जैसी औरत की कंपनी के साथ 1 रुपए का बिजनेस नहीं करूंगी। मेरी कंपनी की लीगल टीम आज शाम तक तुम्हें टर्मिनेशन लेटर भिजवा देगी। ये कहकर काव्या ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में एक ऐसी खौफनाक चेतावनी थी जिसने समीक्षा कपूर को एक पल के लिए डरा दिया। तभी काव्या की आवाज एक सर्द फुफकार में बदल गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, और एक आखिरी बात सुन लो समीक्षा कपूर, मेरे पति अभय रायचंद से आज के बाद दूर रहना। उसकी परछाई के आसपास भी फटकने की कोशिश मत करना। अगर तुमने मेरे घर या मेरी जिंदगी में दोबारा दखल देने की कोशिश की तो मैं काव्या मल्होत्रा हूँ। मैं तुम्हें उस अस्पताल में गाड़ दूंगी जहां से तुम्हारी कंपनी का नामो निशान भी नहीं रही मिलेगा। नाउ गेट आउट। उसकी ये बात सुनकर समीक्षा कपूर ने गहरी सांस ली। उसने फर्श पर बिखरे उन कागजों को देखा और अपना काम पूरा होता देखकर कनाडाई माफिया को मल्होत्रा इंडस्ट्री के 500 करोड़ के प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं था।
उन्हें तो सिर्फ अभय रायचंद के उस अभेद्य किले के अंदर को तोड़ना था जो वो कामयाबी से कर चुके थे। समीक्षा ने एक बड़े ही शांत और घमंडी लहजे में कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी काव्या, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने आज अपने पति के सबसे बड़े सच से आंखें मूंद ली। जब तुम्हें एहसास होगा कि अभय तुम्हारे लायक नहीं, तब बड़ी देर हो चुकी होगी। समीक्षा कपूर मोड़ी और उसे स्टाइलिश और कातिलाना अंदाज में कैबिन का भारी कांच का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही काव्या के शरीर का वो सारी फुलादी ताकत, वो सारा गुस्सा एक ही झटके में जवाब दे गया। उसके घुटने कांपने लगे। वो फर्श पर उन बिखरे हुए 500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स के पेपर के बीच धड़ाम से गिर पड़ी। ओलिविया तुरंत दौड़कर काव्या के पास गई और उसने अपने गले लगाकर कहा, काव्या दी। आगे से काव्या ने फूट कर रोकर ओलिविया के कंधे पर सिर रखकर कहा, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया आलिया। मैंने उस औरत को अपनी कंपनी से निकाल दिया, लेकिन उस दर्द का क्या करूंगी जो अभय ने मुझे दिया है। मैं उसके बिना नहीं जी सकती आलिया, लेकिन मैं इस धोखे के साथ भी नहीं जी सकती। काव्या की वो दर्दनाक सिसकियां उस पूरे कैबिन में गूंज रही थी। वहीं ओलिविया कोपेटो समीक्षा के जाने के बाद अपना वो आखिरी और सबसे खतरनाक वार कर रही थी। ओलिविया ने काव्या की पीठ को थपथपाकर अपनी उन जहरीली आंखों से दीवार को घूर कर कहा, रो लीजिए दी, जितना रोना है रो लीजिए, लेकिन अब आपको मजबूत बनना होगा। अब है, जीजू ने आपका दिल तोड़ा है, उन्होंने साबित कर दिया कि वो आपके प्यार के लायक नहीं। अब आपको उन्हें दिखाना होगा कि काव्या मल्होत्रा किसी धोखे की मोहताज नहीं है। आपको उनसे अलग होना ही पड़ेगा दी, यही आपके आत्मसम्मान के लिए सही है। उसकी ये बात सुनकर काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रोती रही। वहीं उसकी चुप को उसकी हाँ समझकर ओलिविया के होठों पर एक ऐसी कयामत आ गई जो किसी भी इंसान की रूह को कपा दे। ओलिविया ने मन ही मन उस खौफनाक फ्रेब का जश्न मनाकर कहा, जीत मेरी हुई अभय रायचंद। तुमने अपनी पिस्तौल से, अपने कमांडो से, अपने मार्शल आर्ट की दुनिया के बड़े बड़े माफियाओं को हराया होगा, लेकिन एक औरत के रचे हुए जज्बाती चक्रव्यूह को तुम नहीं तोड़ पाए। तुम्हारी पत्नी अब तुमसे नफरत करती है। तुम्हारा वो प्यार जो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत था, वो अब तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। अब तुम अकेले हो अभय, बिल्कुल अकेले। बहुत जल्द कनाडाई माफिया का वो आखिरी बार तुम्हारे सीने के आर पार होगा। मल्होत्रा इंडस्ट्री के उस गगनचुंबी बिल्डिंग के अंदर अब कोई बिजनेस नहीं चल रहा था, बल्कि वहां एक परिवार, एक अमर प्यार, एक रक्षक और सबसे खौफनाक दिल दहला देने वाला अंत लिखा जा रहा था। दूसरी तरफ रायचंद एम्पायर की उस अति सुरक्षित जमीन के नीचे बने कमांड सेंटर में सर्वर की हल्की हम की आवाज गूंज रही थी। सिकंदर अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठा था जैसे कोई शिकारी अपनी मांद में शिकार का इंतजार कर रहा हो। अभय रायचंद, छोटे मालिक का वो खौफनाक आदेश, उस लड़की का असली चेहरा मेरे सामने लाओ। सिकंदर के दिमाग में किसी अलार्म की तरह बज रहा था। आलिया शर्मा का वो मासूम चेहरा, वो अनाथालय का रिकॉर्ड, वो सब कुछ डिजिटल दुनिया में इतना परफेक्ट था कि उस पर शक करना बेवकूफ़ी लगती। लेकिन सिकंदर ने जब उस सीसीटीवी फुटेज में आलिया के चेहरे पर वो शातिर और शैतानी मुस्कान देखी थी, तो उसका वर्षों का अंडरवर्ल्ड का तजुर्बा चीख चीख कर कह रहा था कि इस नकाब के पीछे कोई बहुत बड़ा दानव छिपा है। सिकंदर ने अपनी लाल और थकी हुई आंखों को स्क्रीन पर गड़ाई कर कहा, पाशा, अगर इस लड़की का वर्तमान साफ और इसके अतीत को अलग नजरिए से देखना होगा। ये लड़की कह रही है कि ये मुंबई में पिछले 1 साल से स्ट्रगल कर रही है। मुझे मुंबई के और उसके आसपास के हाईवे की पिछले 3 महीनों की सारी पुलिस रिपोर्ट, मोर्चरी के रिकॉर्ड्स और अनआइडेंटिफाइड बॉडीज का डेटा निकाल कर दो। उसकी बात सुनकर आगे से पाशा ने हैरानी से पूछा, भाई, आप मुर्दों को रिकॉर्ड खंगालना चाहते हैं? लेकिन ये पूछते ही उसके हाथ तेजी से कीबोर्ड पर चल रहे थे। उसका यह सवाल सुनकर सिकंदर ने गहरी और सर्द सांस लेकर कहा, क्योंकि पाशा, जब अंडरवर्ल्ड के बड़े सिंडिकेट्स किसी को अपने मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कोई आइडेंटिटी चुराते हैं, तो ऐसे इंसान को चुनते हैं जिसका इस दुनिया में कोई ना हो, जो खुद भी इस दुनिया में ना हो। मुझे शक है कि आलिया शर्मा नाम की कोई लड़की सच में थी, लेकिन वो जो काव्या मैडम के साथ घूम रही है वो असली आलिया नहीं है। पाशा और हैकर्स की टीम ने डार्क वेब और पुलिस के एनक्रिप्टेड सर्वर्स को हैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस आलिया शर्मा की तस्वीर को फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर में डाला और उसे मुर्दाघरों के डेटाबेस से मैच करना शुरू कर दिया। घंटों की थका देने वाली खोज, हजारों फाइलें और तस्वीरों को स्कैन करने के बाद
अचानक कमांड सेंटर की बड़ी स्क्रीन पर एक लाल रंग का मैच फाउंड का पॉपअप फ्लैश हुआ। ये देखते ही सिकंदर झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। स्क्रीन पर एक पुलिस फाइल खुली। ये फाइल मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक सुनसान इलाके से पुलिस स्टेशन की थी। फाइल पर तारीख आज के ठीक महीने एक पहले की थी। रिपोर्ट में लिखा था, एक भीषण कार एक्सीडेंट, कार खाई में गिर गई और उसमें आग लग गई। कार के अंदर से एक युवा लड़के की अधजली लाश मिली थी। सिकंदर ने कांपते हाथों से उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मोर्चरी की तस्वीरों को खोला। हालांकि चेहरा पूरी तरह झुलस चुका था, लेकिन सॉफ्टवेयर ने उस लड़की की हड्डियों की बनावट, दांतों के रिकॉर्ड और बची हुई त्वचा के निशानों को आलिया शर्मा के उस पुराने अनाथालय वाले रिकॉर्ड से 99.9% मैच कर दिया था। ये देखते ही पाशा के मुंह से एक खौफनाक फुसफुसाहट निकली। उसने फुसफुसा कर कहा, या खुदा, भाई असली आलिया शर्मा। वो तो कुछ महीने पहले ही इस कार एक्सीडेंट में जलकर खाक हो चुकी है। उसकी तो मौत हो चुकी है भाई। सिकंदर का माथा ठनका। उसके दिमाग की सारी नसें तन गई। शरीर में एक भयंकर सिरहन दौड़ गई। सिकंदर ने अपने दांत पीस कर कहा, यह कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था पाशा। किसी ने इस बेचारी अनाथ लड़की को जानबूझकर मारा, ताकि उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम और उसका वजूद चुराया जा सके। सिकंदर ने स्क्रीन पर मौजूद उस असली मुर्दा आलिया की तस्वीर को देखा और फिर बगल में स्क्रीन पर मल्होत्रा इंडस्ट्री में घूम रही नकली आलिया यानी ओलिविया की तस्वीर को देखा। दोनों की शक्लें कुदरती तौर पर 80-90% मिलती जुलती थी। ये देखकर सिकंदर का दिमाग इस साजिश की गहराई को देखकर सन रह गया। उसने पूरी साजिश को समझकर कहा, मास्टर स्ट्रोक, खौफनाक मास्टर स्ट्रोक। वो दुश्मन ने एक ऐसे लड़की की प्रोफाइल उठाई जिसकी शक्ल उससे मिलती थी, जो एक अनाथ थी, जिसका कोई रोने वाला नहीं। उसने असली लड़की को मार दिया और खुद आलिया शर्मा बनकर मल्होत्रा इंडस्ट्री में हमारी रानी काव्या मैडम के दिल में जगह बना ली। अब सिकंदर को सब समझ आ रहा था। वो मासूमियत, वो अनाथ होने का रोना, वो काव्या मैडम के इतने करीब जाना, और ये सब एक बड़ी खौफनाक जानलेवा साजिश का हिस्सा था। जो लड़की काव्या मैडम को गले लगा रही थी, वो उनके आंसू पहुंच रही थी, वो असल में एक कातिल, एक बहरूपिया और एक साक्षात शैतान थी, जो उनके घर के अंदर तक घुस चुकी थी। इसके बाद सिकंदर ने चीख कर अपना टैबलेट उठाकर कहा, छोटे मालिक और काव्या मैडम की जान खतरे में है। वो शैतान हमारी आस्तीन में छुप कर बैठा है। मुझे अभी के अभी छोटे मालिक के पास जाना होगा। यह बड़ा बड़ा कर सिकंदर कमांड सेंटर से पागलों की तरह भागकर बाहर आया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वो जानता था ये खबर अभय चंद के लिए किसी कयामत से कम नहीं होगी। अभय उस वक्त फार्म हाउस में अपने प्राइवेट स्टडी रूम में खड़ा था। कमरे की खिड़कियों के बाहर का नज़ारा उदास और खामोश लग रहा था। अभय का दिमाग अभी भी काव्या के उस गुस्से, उनके आंसू और समीक्षा कपूर के साथ जोड़े गए झूठे अफेयर की पहली को सुलझा रहा था। तभी दरवाजा एक झटके में खुला। सिकंदर लगभग हाँफ कर पसीने से लथपथ अंदर दाखिल हुआ। उसने हड़बड़ा कर कहा, छोटे मालिक, छोटे मालिक। सिकंदर की आवाज में ऐसी घबराहट और खौफ था जो अभय ने पहले नहीं देखा था। उसकी आवाज सुनते ही अभय ने झटके से मुड़कर उसका हाथ अदतन पिस्तौल की तरफ चला गया और उसने अलर्ट होकर कहा, क्या हुआ सिकंदर? इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? क्या रशियन भाग गए? तभी आगे से सिकंदर ने अपना टैबलेट अभय की मेज पर धड़ाम से रखकर कहा, रशियन नहीं मालिक, खतरा रशियन से बहुत बड़ा और हमारे बड़े करीब है। आपकी वो सिक्स्थ सेंस बिल्कुल सही थी मालिक। मैंने जिस आलिया शर्मा को क्लीन चिट दी थी, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी मालिक। असली आलिया शर्मा वो शिमला के अनाथालय में जो थी, वो 1 महीने पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है। उसकी यह बात सुनकर अभय की आंखें फट गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या कह रहे हो तुम सिकंदर? अगर वो मारी जा चुकी तो फिर ये लड़की कौन है जो मल्होत्रा इंडस्ट्री में है, जो काव्या की सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी है, और उस दिन जो हमारे इस घर में हमारे परिवार के साथ डिनर कर रही थी? तभी आगे से सिकंदर ने कांपती आवाज में कहा, वो एक बहरूपिया है मालिक, वो एक शैतान है। उसने असली आलिया का शक्ल का अपनी शक्ल मिलने का फायदा उठाया। उसने असली लड़की को मारा और उसका सारा बैकग्राउंड चुराया और काव्या मैडम के दिल में जगह बना ली मालिक। वो काव्या मैडम की कोई छोटी बहन नहीं है। वो एक खूंखार दुश्मन है, जो बहुत बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है। वो काव्या मैडम के करीब आकर आपको और मैडम को खत्म करने की साजिश रच रही है। उसकी ये बातें सुनकर अभय रायचंद का पूरा शरीर एक पल के लिए बर्फ की तरह जम गया। उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की तस्वीर किसी फ्लैशबैक की तरह घूमने लगी। आलिया का काव्या को दी कहना और उसका मासूमियत से रोना,
उसका उस दिन रात को फार्म हाउस में आना और सबसे खौफनाक बात, काव्या के मोबाइल में वो तस्वीर पहुंचाना। अभय के मुंह से एक खुरदरी, सर्द और मौत जैसी फुफकार निकली। उसने फुफकार कर कहा, वही है वो तस्वीर। समीक्षा कपूर के साथ मेरी वो तस्वीर उसी नकली आलिया ने काव्या को दिखाई। उसने मेरी काव्या के दिमाग में जो जहर घोला, उसने मेरी पत्नी को मुझसे नफरत करने पर मजबूर किया है। ये कहकर उसकी लाल आंखों में अब एक ऐसा प्रलयंकारी तूफान धधकने लगा जो पूरी दुनिया को राख कर देने वाला था। अभय का सीना गुस्से में इतनी जोर से ऊपर नीचे होने लगा। जिस इंसान ने उसकी दुनिया को रुलाने की जरूरत की, वो इंसान उसी के घर में बैठकर उसी के साथ डिनर कर रहा था। अभय रायचंद को भनक भी नहीं लगी। ये अभय के लिए सिर्फ एक खतरा नहीं बल्कि उसके गुरूर पर एक बड़ा तमाचा था। तभी अभय ने गुस्से में कहा, सिकंदर। अभय ने मेज पर रखा कांच का पेपरवेट इतनी जोर से मुट्ठी में भेजा कि टूटकर चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े उसके हाथ में चुभ गए। तभी आगे से सिकंदर ने अपना सिर झुकाकर कहा, जी जी छोटे मालिक। तभी अभय ने अपने दांत पीस कर एक एक लफ्ज को मौत के फरमान की तरह सुनाकर कहा, मुझे इस नकली आलिया की असलियत चाहिए। मुझे पता लगाना है कि ये कौन है, रशियन है या कनाडाई या कोई और। इसकी एक एक रग की जानकारी मुझे चाहिए। और हाँ, इसे रत्ती भर भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम इसकी असलियत जान चुके हैं। इसे अपने झूठे फ्रेम में उड़ने दो। जब मैं इसके उस नकाब को नोचूंगा तो इसके चेहरे की चमड़ी भी उसके साथ उधेड़ लूंगा। उसके बाद सुनते ही आगे सिकंदर ने तुरंत झिक कर कहा, आपका हुक्म सर आंखों पर मालिक। मैं आज ही अपनी पूरी इंटरनेशनल टीम को पीछे लगाता हूँ। इसकी असली डीएनए और चेहरा हम दुनिया के हर एक क्रिमिनल डेटाबेस में स्कैन करेंगे। तभी आगे से अभय ने अपनी खून से सनी मुट्ठी को खोलकर एक और ऑर्डर देकर कहा, जाओ सिकंदर और काव्या की सिक्योरिटी ट्रिपल कर दो। वो औरत काव्या के बाल का एक तिनका भी छू नहीं पानी चाहिए। उसकी ये बात सुनते ही सिकंदर वहां से चला गया। अभय अकेला उस स्टडी रूम में खड़ा था। उसके हाथ से खून टपक रहा था और उसके दिमाग अब पूरी तरह से एक खौफनाक वार मोड में आ चुका था। लेकिन उसे इस बात की चिंताएं खाई जा रही थी कि काव्या अभी भी उस झूठे शक की आग में जल रही है। काव्या को लगता है कि अभय धोखेबाज है, जब असली धोखेबाज तो उनके इर्द गिर्द उसके साय की तरह घूम रहा था। अभय ने गहरी सांस लेकर घड़ी की तरफ देखकर कहा, मुझे काव्या को इस जहर से बाहर निकालना होगा। तभी उसने टाइम देखा, शाम के 5 बज रहे थे। काव्या के ऑफिस से निकलने का वक्त हो चुका था। इसलिए अभय ने खून से सने हाथों से एक रुमाल से पहुंचा और खुद से कहा, आज मैं खुद काव्या से बात करूंगा। मैं उसका वो शक दूर करूंगा। यह बड़बड़ाते हुए वो सीधे अपनी काली ओडी की तरफ बढ़ गया। इसी के साथ कुछ समय बाद वो ढलता सूरज दिल्ली की गगनचुंबी इमारत के पीछे छुप रहा था। मल्होत्रा इंडस्ट्री का वो विशाल कांच का टावर शाम की मध्यम रोशनी में एक खामोश और उदास लग रहा था। अभय रायचंद की काली बख्तरबंद ओडी ए8 मेन गेट के बाहर आकर रुकी। अभय ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसकी नज़रें ऑफिस के उस गेट पर टिकी थी जहां से काव्या बाहर आने ही वाली थी। उसके दिमाग में सिकंदर की वो बातें गूंज रही थी, जो एक बहरूपिया है, वो काव्या मैडम की जान लेना चाहती है। अभय की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जोर से कसी हुई थी कि उसके नकल सफेद पड़ गए थे। तभी ऑफिस के ऑटोमेटिक कांच के दरवाजे खुले। काव्या मल्होत्रा बाहर आई। जैसे ही अभय ने काव्या को देखा, उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठी। काव्या की वो हमेशा सेट और परफेक्ट रहने वाली जुल्फें आज बिखरी हुई थी। उसके चेहरे का मेकअप धुला हुआ था। उसकी वो खूबसूरत बड़ी झील जैसी आंखें रो रो कर सूज गई थी। उनमें एक अजीब सा लालिमा थी। उसके चाल में वो कॉन्फिडेंट भी नहीं था, बल्कि एक ऐसी थकान थी जो दुनिया का सबसे भारी बोझ उठाकर जैसे चल रही हो। लेकिन इन सब के बावजूद काव्या के चेहरे पर आज एक अलग ही भाव था। कल रात जो काव्या बेबस होकर रो रही थी, जो शक धोखे के दर्द में तड़प रही थी, आज उसकी उस बेबसी ने एक फौलादी और बेहद खौफनाक गुस्से का रूप ले लिया। उसके चेहरे पर एक ऐसा संकल्प, एक ऐसी कड़वाहट और एक ऐसा आयरन लेडी वाला गुरूर झलक रहा था जिसे देखकर अभय को भी एक पल के लिए हैरानी हुई। तभी काव्या तेज और सधे हुए कदमों से ओड़ी की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि अभय नीचे उतरकर उसके लिए दरवाजा खोलता, काव्या ने बिना कोई इंतजार किए खुद गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। तभी गाड़ी का थप दरवाजा बंद हुआ और साउंड प्रूफ कैबिन के अंदर एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी तूफान से पहले की खामोशी होता है।
रोजाना काव्या गाड़ी में बैठते अपनी सीट बेल्ट खोलकर थोड़ा अभय की तरफ खिसक जाती और वो अपना सिर अभय के उस चौड़े मजबूत कंधे पर टिका देती। दिन भर की सारी थकान उसके उस स्पर्श में घुल जाती। लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं हुआ। काव्या ने अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध ली। वो अभय से जितना दूर हो सकती थी उतना दूर होकर दरवाजे की तरफ खिसक कर बैठ गई। उसने एक बार भी अभय की तरफ मुड़कर नहीं देखा। उसकी सूजी और लाल आंखों सीधे उसके विंडशील्ड के उस पार खाली सड़क को घूर रही थी। ये सब देखकर अभय ने बड़े ही प्यार और फिक्र के साथ अपनी पत्नी को पुकार कर कहा, काव्या। लेकिन अभय ने अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि काव्या ने उसे बीच में रोककर कहा, अभय। काव्या की आवाज में कोई कंपन, कोई रुंधाहट, कोई बेबसी नहीं थी। उसकी आवाज इतनी ज्यादा सर्द, रूखी और स्पाट थी कि अभय को लगा कि किसी ने गाड़ी का एसी फुल कर दिया। काव्या ने बिना अभय की तरफ देखे एक कड़क हुक्म सुनाकर कहा, सीधे वकील राठी के ऑफिस चलो। मुझे उनके हमारे रिश्ते के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। वकील राठी। ये नाम सुनते ही अभय का दिमाग एक सेकंड के लिए चकरा गया। उसने गाड़ी का गियर डाला और गाड़ी को सड़क पर आगे बढ़ा दिया। लेकिन उसका दिमाग काव्या के इस बात का मतलब निकालने के लिए पागलों की तरह दौड़ने लगा था। लॉयर राठी रायचंद परिवार और मल्होत्रा इंडस्ट्री के सबसे पुराने मंद, भरोसेमंद और लीगल एडवाइजर थे। वो परिवार के सारे पर्सनल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट संभालते थे। इसलिए अभय ने मन ही मन सोचा, काव्या को वकील राठी से हमारे रिश्ते के बारे में क्या बात करनी है। उसका दिमाग, जो अभी तक रशियन और कनाडाई माफिया के खूनी खेलों में उलझा हुआ था, वो इस जज्बाती पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। और फिर अभय के चेहरे पर अचानक एक बड़ी सुकून भरी, हल्की और प्यार से सरोबार मुस्कान आई। अभय के दिमाग में एक ऐसी थ्योरी बनी जो उसके दिल को इस वक्त और ज्यादा सुकून दे रही थी। उसे याद आया कि जब और उसकी काव्या की शादी हुई थी तो शादी बड़ी जल्दबाजी और एक असली अलग माहौल में हुई थी। उन्होंने सिर्फ ट्रेडिशनल हिंदू रीति रिवाजों से अग्नि के साथ फेरे लेकर पूरे परिवार की मौजूदगी में शादी की थी। वो एक पवित्र बंधन में बन चुके थे। लेकिन काम की बिजनेस, काव्या के पिता के मौत के बाद हालात और फिर कंपनी को संभालने, उन सारे झमेलों के बीच उन्होंने अपनी शादी को अभी तक कानूनी रूप से कोर्ट में रजिस्टर नहीं करवाया। उनके पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं था। इसलिए अभय ने मन ही मन सोचा, ओह तो ये बात है। ये सोचकर उसकी वो मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। अभय ने कल की सारी रात को बातों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। कल रात काव्या उस नकली तस्वीर को देखकर बुरी तरह रो रही थी। वो इनसिक्योर हो गई थी। उसे लग रहा था कि समीक्षा कपूर जैसी कोई औरत अभय को उससे छीन सकती है। काव्या को डर लग रहा था कि उसका प्यार उससे दूर जा रहा है। अभय को लगा कि इनसिक्योरिटी की और डर की वजह से काव्या आज इतनी ज्यादा पजेसिव हो गई। अभय ने दिल में अपनी पत्नी को पर प्यार लुटा कर सोचा, मेरी मासूम काव्या। उसे लग रहा है कि कोई दूसरी औरत मुझसे उसे छीन लेगी। इसलिए वो हमारे इस रिश्ते को दुनिया की नज़रों में, कानून की नज़रों में और भी ज़्यादा पक्का करना चाहती है। वो हमारे प्यार पर कानूनी मोहर लगाना चाहती है ताकि कोई भी समीक्षा कपूर हमारे बीच में ना आ सके। वो वकील राठी के पास हमारी मैरिज रजिस्ट्रेशन के पेपर्स रेडी करवाने के लिए जा रही है। वो मुझे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती है। अभय के लिए एहसास दुनिया के सबसे बड़े सुकून से ज़्यादा बड़ा था। उसे लगा कि काव्या की वो नाराज़गी, वो गुस्सा, वो सब सिर्फ और सिर्फ अभय के प्यार को खोने का एक मासूम डर है। ये सब सोचते हुए अभय ने बड़े ही प्यार और खुशी से भरी एक बहुत ही धीमी आवाज़ में अपने होठों में बुदबुदाते हुए कहा, ठीक है मेरी जान, अगर तुम्हें इसी बात से सुकून मिलता है तो आज हम अपनी शादी रजिस्टर करवा लेंगे। मैं दुनिया के हर एक कागज़ पर दस्तक करने को तैयार हूँ जो तुम्हें मेरी पत्नी साबित करता है। यह बुदबुदा कर अभय ने गाड़ी को बड़ी आराम और एक सुकून भरे माहौल से लायर राठी के ऑफिस वाले रूट की तरफ मोड़ दिया। उसे लग रहा था कि आज का दिन उसके प्यार को एक नई और मजबूत मंजिल पर वो पहुंच जाएगा। लेकिन गाड़ी के उसी कैबिन में अभय से कुछ ही इंच की दूरी पर बैठी काव्या के मन में जो चल रहा था वो अभय की इस प्यारी गलतफहमी से बिल्कुल अलग एक भयंकर, दर्दनाक और खौफनाक कुरुक्षेत्र था। काव्या खिड़की से बाहर घूर रही थी लेकिन उसे बाहर का कोई नज़ारा नहीं दिखाई दे रहा था। उसके दिमाग में बार बार वो तस्वीर, वो लाउंज का सीन, वो अभय का धोखेबाज चेहरा घूम रहा था। उसने कल रात पूरी रात रो रो कर दिल को उस मुकाम तक पहुंचा दिया था जहां अब आंसुओं की जगह सिर्फ एक फौलादी और सर्द फैसले ने ले ली थी।
काव्या मल्होत्रा कोई कमजोर या लाचार औरत नहीं थी जो अपने पति की बेवफाई को सिर्फ इसलिए सह ले क्योंकि वो उसे प्यार करती है। वो एक आत्मसम्मानी, स्वाभिमानी और उस मल्होत्रा एम्पायर की सीईओ थी जिसे उसके पिता ने उसूलों पर खड़ा किया था। काव्या के अंदर की वो आयरन लेडी खामोशी से दहाड़ रही थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, तुमने मेरा प्यार नहीं, मेरी रूह को धोखा दिया अब है। तुमने मेरे ऑफिस में मेरे पीठ पीछे उस मिक्शा कपूर के साथ अपनी रास लीलाएं रचाई, और सबसे बड़ी बात, तुमने इस धोखे को मेरी भलाई और सुरक्षा का नाम दे दिया। काव्या की बंद मुट्ठियां और भी ज्यादा कस गई। वो कोई मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने नहीं जा रही थी, वो अपने प्यार पर कोई कानूनी मुहर नहीं लगाने जा रही थी। काव्या ने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक, सबसे कठोर और सबसे खौफनाक फैसला ले लिया था। वो लायर राठी के ऑफिस में जा रही थी डाइवोर्स के पेपर रेडी करवाने के लिए। इसलिए काव्या ने मन ही मन एक सर्द और पत्थर जैसा कड़ा संकल्प लेकर कहा, मैं एक पल भी उस इंसान के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती जिसने मुझे किसी और औरत के लिए चीट किया हो। चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा दिल खून के आंसू रोए, लेकिन मैं काव्या मल्होत्रा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का तमाशा नहीं बनने दूंगी। मैं आज ही इसी वक्त अभय रायचंद से अलग होने के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करूंगी। आज से हमारे बीच का रिश्ता खत्म। यह संकल्प लेकर काव्या ने एक बार फिर अभय की तरफ मुड़कर नहीं देखा। उसे अभय का चेहरा देखने में भी घिन आने लगी थी। वो इंसान से नफरत करने की कोशिश कर रही थी जिसे उसने भगवान का दर्जा दिया था। उनकी गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर स्मूथली दौड़ रही थी। एक ही कार में एक ही सीट पर बैठे दो लोग अपनी जिंदगी को बिल्कुल अलग अलग और अपोजिट सफर तय कर रहे थे। अभय के चेहरे पर एक हल्की प्यारी सुकून वाली मुस्कान थी और वो अपनी पत्नी की इस पजेसिवनेस पर फिदा हो रहा था। वो सोच रहा था कि वकील राठी के ऑफिस में जाने के बाद काव्या कैसे शर्मा कर उन मैरिज रजिस्ट्रेशन के पेपर पर साइन करेगी, कैसे उसे गले से लगा लेगा। दूसरी तरफ काव्या के चेहरे पर एक बर्फ जैसी ठंडक, एक नफरत और एक मौत जैसी खामोशी थी। वो सोच रही थी कि जब वो डाइवोर्स के पेपर्स अभय के मुंह पर मारेगी तो उसके उस धोखेबाज पति के चेहरे का रंग उड़ेगा। वो सोच रही थी कि कैसे वो आज रात ही अपना सारा सामान लेकर फार्म हाउस से निकल जाएगी। ये कनाडाई माफिया ओलिविया कोपेटो की सबसे बड़ी जीत थी। ओलिविया ने कोई बंदूक नहीं चलाई और कोई बम नहीं फोड़ा था। उसने सिर्फ उस तस्वीर, चंद मीठे शब्दों में अभय राजेंद्र की दुनिया के सबसे मजबूत किले को अंदर तक ध्वस्त कर दिया था। उसने अभय और काव्या के एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर भी एक दूसरे का सच नहीं पढ़ पा रहे थे। तभी काव्या ने खिड़की से बाहर देखकर एक आखिरी बार अपने दिल के उस प्यार को दफना कर सोचा, काश तुम्हें पता होता अभय, काश तुमने वो धोखा नहीं दिया होता, आज हम सच में एक खुशहाल परिवार होते। अभय ने रियर व्यू मिरर में काव्या की उस शांत सूरत को देखकर सोचा, बस कुछ देर और मेरी जान, एक बार तुम खुद को कानूनी रूप से मेरी पत्नी मान लो, तुम्हारा वो शक दूर हो जाए, फिर मैं उस नकली आलिया शर्मा का वो हश्र करूंगा कि दुनिया कांप उठेगी। तुम्हारी आंखों में जिसने भी आंसू दिए उसकी चीखें पाताल तक गूंजेगी। तभी उनकी गाड़ी दिल्ली के उस पौष और शांत इलाके में आकर रुकी जहां लॉयर राठी का बड़ा शानदार और प्राइवेट ऑफिस बना हुआ था। अभय ने गाड़ी रोकी। उसने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोली और बाहर निकलकर काव्या की साइड का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अभय ने दरवाजा खोलने से पहले ही काव्या ने कुछ झटके से दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। तभी अभय ने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कहा, काव्या, ताकि वो उसका हाथ पकड़ सके। लेकिन आगे से काव्या ने अभय के हाथ को पूरी तरह नज़रअंदाज ही कर दिया। उसने अपने कोट को ठीक किया और गर्दन को बिल्कुल सीधा किया और एक सीओ वाली गुरूर और सख्त कदमों के साथ लॉयर राठी के ऑफिस में कांच के दरवाजे के पास बढ़ गई। अभय ने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसकी वो मुस्कान अभी उसके चेहरे पर थी। उसने सोचा कि काव्या अभी अपने उस अधिकार वाले गुस्से में है। ये सोचकर अभय भी उसके पीछे पीछे ऑफिस के अंदर दाखिल हो गया। लॉयर राठी जो एक उम्रदराज और बड़े तजुर्बेकार वकील थे, जैसे उन्होंने काव्या और अभय को एक साथ अपने ऑफिस में आते देखा तो अपनी कुर्सी से सम्मान के साथ खड़े हो गए। लॉयर राठी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत करके कहा, आइए काव्या बेटा, आइए छोटे मालिक, मुझे आपकी सेक्रेटरी का फ़ोन आ गया था कि आप किसी बहुत ही अर्जेंट लीगल मैटर में बात करने आ रही हैं।
ये कहते हुए लायर राठी ने उन दोनों को अपने सामने रखी दो आलीशान कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। उनका इशारा पाते ही काव्या कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपना हैंडबैग बड़ी सख्ती से अपनी गोद में रखा और अभय भी एक रिलैक्स्ड और खुशगवार अंदाज में काव्या के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक पैर अपने दूसरे पैर पर रख लिया। तभी काव्या ने अपनी आवाज को बिल्कुल स्मार्ट और प्रोफेशनल रखकर कहा, जी राठी अंकल जी, मुझे आपसे एक बड़ी जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है और मैं चाहती हूँ कि वो आज इसी वक्त तैयार हो जाए। उसकी ये बात सुनते ही आगे से लॉयर राठी ने अपना पेन निकाल कर कहा, बिल्कुल बेटा, बताइए किस तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है? कोई नई कंपनी एक्वायर करनी है या कोई नया प्रोजेक्ट? उनकी ये बातें सुनकर तभी पास बैठे अभय ने मुस्कुराकर काव्या की तरफ देखा। उसे लगा कि अब काव्या मैरिज रजिस्ट्रेशन का नाम लेगी, लेकिन काव्या ने अभय की तरफ अब भी नहीं देखा। उसने अपनी नजरें लायर राठी की आंखों में गड़ा दी। उसने एक लंबी सांस ली और उसके सीने में एक दर्दनाक हुक उठी, लेकिन उसने उसे अपने गुरूर के नीचे दबाकर कहा, कोई प्रोजेक्ट नहीं है राठी अंकल। काव्या की वो गगनभेदी सर्द और कड़क आवाज उस शांत ऑफिस में एक बम की तरह फट गई। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, मुझे अभय राजन से डाइवोर्स चाहिए। आप प्लीज अभी के अभी डाइवोर्स पेपर रेडी कर दीजिए। मैं आज ही इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके इस इंसान से अपने सारे रिश्ते खत्म करना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनते ही लायर राठी के हाथ में उनका वो महंगा पेन छूटकर मेज पर गिर पड़ा। अभय राजन, जो अभी तक एक सुकून और प्यार के झूठे महल में बैठा मुस्कुरा रहा था, उसका पूरा शरीर, उसका वो फौलादी वजूद, उसकी सांसें, सब कुछ एक पल में किसी बिना कांच की इमारत की तरह चकनाचूर हो गया। अभय के मुंह से एक ऐसी कांपती हुई, बेजान और टूटी हुई फुसफुसाहट निकली जो किसी मरते हुए इंसान की आखिरी सांस से भी ज्यादा खौफनाक थी। उसने चौंक कर कहा, क्या? कमरे का तापमान अचानक शून्य से नीचे गिर गया। अभय की वो सारी मीठी गलतफहमी अब दुनिया के सबसे खौफनाक, सबसे दर्दनाक और सबसे विनाशकारी सच में बदल चुकी थी। कनाई माफिया को जहरीला और सीधा अभय रायचंद के दिल को चीरकर आर पार हो चुका था। लायर राठी के उस आलीशान और शांत कैबिन में इस वक्त जो सन्नाटा पसरा था, वो किसी शमशान की खामोशी से भी ज्यादा दमघोटू और भयानक था। अभय रायचंद, जिसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मौत का साक्षात फरिश्ता माना जाता था, आज वो अपनी कुर्सी पर एक बुत की तरह जमा हुआ था। उसके कानों में काव्या के वो शब्द, मुझे अभी डाइवोर्स चाहिए, किसी पिघले हुए शीशे की तरह पड़ रहे थे। उसका फौलादी वजूद, जो कभी गोलियों की बौछार से नहीं डरा, आज अपनी ही पत्नी के इन चंद शब्दों से कांच के महल की तरह चकनाचूर हो गया था। वहीं लायर राठी के हाथ भी कांप रहे थे। उनका महंगा पेन मेज पर लुढ़क गया था और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में रायचंद परिवार के कई खौफनाक और बड़े बड़े केस लड़े थे, लेकिन आज उनके सामने जज्बाती कुरुक्षेत्र चल रहा था। अगर आगे वो खुद से बेबस अपने आप को महसूस करने लगे थे। लायर राठी ने बड़े ही झिझक कर और कांपते स्वर में कहा, काव्या बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? डाइवोर्स? बेटा, शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं। तुम दोनों ने अभी अभी एक बहुत ही बुरे दौर से निकलकर। उनकी नजरें उस अभय के सुन पड़े चेहरे और काव्या के पत्थर जैसी सख्त आंखों के बीच झूल रही थी। लेकिन काव्या ने लायर राठी की बात को बीच में काट दिया और उसने एक बार भी अपने बगल में बैठे उस इंसान की तरफ मुड़कर नहीं देखा, जिसकी सांसें इस वक्त अटक चुकी थी। काव्या की आवाज में एक ऐसी सर्द, रूखी और खौफनाक कड़वाहट थी जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं की थी। उसने लॉयर राठी की तरफ देखकर कहा, राठी अंकल, आप हैरान मत होइए। मैंने जो कहा है बस उस पर ध्यान दीजिए। आप मेरे लीगल एडवाइजर हैं, मेरे परिवार के शुभचिंतक हैं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप बिना कोई सवाल किए मेरे लिए वो डाइवोर्स पेपर तैयार करें। ये कहते हुए काव्य ने अपनी मुट्ठी को इतना कस लिया कि उसके उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन उसका ईगो और उसका स्वाभिमान उसे कमजोर नहीं पड़ने दे रहा था। तभी काव्या ने अपने शब्दों में जहर घोलकर आगे कहा, मैं अब इस धोखेबाज इंसान के साथ एक दिन एक पल भी नहीं रह सकती। धोखेबाज शब्द जब काव्या के मुंह से निकला तो अभय के सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंपकर उसे पूरी ताकत से घुमा दिया। अभय के होंठ कांपे। जो कुछ बोलना चाहता था, वो अपनी सफाई देना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी।
वो सदमे के ऐसे गहरे सागर में डूब चुका था जहां उसे सांस लेने में भी हवा नसीब नहीं हो रही थी। काव्या ने अब अपनी वो लाल गुस्से और आंसुओं से भरी हुई खूंखार आंखें अभय की तरफ घुमा दी। उन आंखों में अब कोई प्यार नहीं था, कोई रक्षक वाली इबादत नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ एक छली गई औरत की नफरत और बेबसी झलक रही थी। काव्या ने बड़े ही चुभने वाली व्यंग्यात्मक और दर्दनाक मुस्कान अपने होठों पर लाकर कहा, वैसे भी इस इंसान को तो अब कोई और खूबसूरत, स्मार्ट और इसके जैसी तेज ही तेज तर्रार लड़की मिल गई, तो फिर इसको मेरे जैसी औरत, कमजोर, बीमार, हमेशा बेवकूफ बनने वाली लड़की की क्या जरूरत है। उसकी आवाज अब कांपने लगी थी, लेकिन वो अपने उस कड़वे सच को उगलने के लिए खुद को भी नहीं रोक पा रही थी। काव्या का इशारा सीधा सीधा समीक्षा कपूर की तरफ था। ओलिविया कपैटो ने काव्या के दिमाग में जो जहर का वो बीज बोया था, वो बड़ा ही पनपने लगा था। वो अभय के लायक नहीं है, और अभय ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे धोखा दिया है। अभय की आंखें फट गई। अभय का दिमाग अब सुन पड़ने के बजाय पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसने मन ही मन में सोचा, कमजोर, कोई और खूबसूरत लड़की, क्या बात कर रही है ये। उसे अब ये पूरी तरह समझ आ गया कि काव्या के दिमाग में वो तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक ऐसा धीमा जहर बन चुकी है जो काव्या की जान ले रही है। अभय ने कांपते हुए हाथों से आगे बढ़कर काव्या को समझाने की कोशिश करके कहा, काव्या मेरी बात तो सुनो। लेकिन इससे पहले कि अभय कुछ कह पाता, काव्या अपनी कोई कड़वी बात पूरी कर पाती, काव्या के चेहरे का रंग अचानक सफेद पड़ गया। उसके होंठ जो अभी तक गुस्से से कांप रहे थे, वो एकदम नीले पड़ने लगे। उसकी सांसें अचानक बड़ी तेज और उखड़ी हुई चलने लगी। उसकी वो लाल आंखें जो अभय को नफरत से घूर रही थी, वो अचानक छत की तरफ घूमने लगी। उसका पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। ये देखकर अभय ने बुरी तरह से घबरा कर कहा, काव्या, काव्या। अभय की आवाज में एक भयंकर खौफ तैर गया। वहीं काव्या के दिमाग में नफरत, शक, धोखा और इस भयानक स्ट्रेस ने एक ऐसा बवंडर पैदा कर दिया था जिसे उसका कमजोर शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके सिर में एक भयंकर चक्कर आया और पूरे कमरे की रोशनी उसकी आंखों के सामने बुझने लगी थी। काव्या के मुंह से एक बड़ी ही धीमी सिसकी निकली। उसने सिसक कर कहा, मुझे मुझे कुछ। ये कहकर उसका शरीर कुर्सी के नीचे की तरफ बेजान होकर गिरने लगा। ये देखते ही अभय जोर से चिल्लाया, काव्या। अभय रायचंद के गले में एक ऐसी रूह कपा देने वाली और दर्दनाक चीख निकली जिसने उस पूरे ऑफिस की दीवारों को हिला कर रख दिया। अभय का वो माफिया कमांडो वाला रिफ्लेक्स जो दुनिया में सबसे तेज था, वो बिजली से रफ्तार से चलने, और इससे पहले कि काव्या का सिर फर्श पर टकराता या उसे कोई चोट पहुंचती, अभय अपनी कुर्सी पर एक चीते की तरह उछला। उसने हवा में ही काव्या के उस बेजान शरीर को बड़ी मजबूत बाहों में दबोच लिया। काव्या का सिर अभय की उस चौड़े सीने से आकर गिर गया। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। उसने चिल्लाकर कहा, काव्या मेरी जान, आंखें खोलो मेरी जान। अभय ने फर्श पर घुटनों के बल बैठकर काव्या के चेहरे को अपनी हथेलियों में थपथपाकर पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया। उस खूंखार दरिंदे की आंखों में आज बेतहाशा आंसू बह रहे थे। उसे लगा कि उसकी दुनिया हमेशा के लिए छिन गई। उसने सीने के टांके उस एक झटके की तरह से खिंच गए, लेकिन उसके सीने में कोई एहसास नहीं था। लायर राठी अपनी कुर्सी से घबरा कर खड़े हुए, और उसने अपने दर्द का कोई एहसास नहीं था, और उन्होंने घबरा कर कहा, हे भगवान, काव्या बेटा, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। राठी भी कांप रहे थे। वह फोन नंबर डायल करने लगे। तभी आगे से अभय ने खूंखार दहाड़ मारकर कहा, डॉक्टर को छोड़िए, दरवाजा खोलिए अंकल। ये कहकर उसने काव्या को अपनी खूंखार दहाड़ के साथ अपनी बाहों में उठाया और वो अपने सीने से तरह चिपका कर जैसे अपनी पकड़ ढीली की और काव्या की सांसें उखड़ जाएगी। अभय तेजी से कैबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजे की चौखट को पार करने से ठीक पहले वो अचानक एक सेकंड के लिए रुका। उसने अपनी गर्दन को बहुत धीमी गति से घुमाया और राठी की आंखों में देखा। अभय की आंखों में उस वक्त एक ऐसी कयामत, एक ऐसी सर्द बेबसी और एक ऐसा पागलपन प्यार भरा था जिसे देखकर लायर राठी के पसीने छूट गए। अभय ने चिल्लाकर कहा, राठी अंकल। अभय की आवाज में कोई चीख नहीं थी, एक खौफनाक दम घोटू सन्नाटा था। राठी ने कहा, जी जी छोटे मालिक।
अभय ने अपनी बेसुध पत्नी को बाहों में कसकर एक ऐसा खौफनाक और अविश्वसनीय हुक्म सुनाया से राठी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, अंकल आप ज्यादा मत सोचिए, काव्या ने जो कहा है वो बिल्कुल वही कीजिए। उसकी ये बात सुनकर लाय राठी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने चौंक कर कहा, क्या छोटे मालिक? तब अभय ने अपने दांत पीस कर अपने आंसू को निगल कर कहा, आप ड्राइवर्स के पेपर्स रेडी कीजिए। मेरी पत्नी को इस वक्त सबसे ज्यादा नफरत मुझसे है। मेरा वजूद उसे घुटन दे रहा है। अगर मेरी वजह से उसकी जान पर बन आई है तो मैं उसकी खुशी के लिए खुद को उसकी जिंदगी से मिटा दूंगा। आप पेपर्स तैयार रखिए राठी अंकल, आगे उन पर साइन करने के बारे में मैं देख लूंगा। ये कहकर अभय मुड़ा और एक बॉन्डर की तरह ऑफिस के बाहर निकल गया। लाय राठी वहीं खुद को एक खड़े रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि एक पति जो अपनी पत्नी के लिए पागलों की तरह रो रहा है और जो उसकी जान बचाने के लिए भाग रहा है, वो उसी पत्नी के लिए तलाक देने के कागजात पर साइन देने का हुक्म कैसे कर सकता है। लेकिन अभय रायचंद का प्यार आम इंसानों जैसा नहीं था। वो अपना प्यार स्वार्थी भी नहीं रखता था। अगर काव्या की नफरत और उसका शक इतना गहरा हो चुका है कि अभय के साथ रहकर वो घुट रही है, उसकी जान पर बन आई, तो अभय एक रक्षक होने के नाते काव्या को उस हर चीज से दूर कर देना चाहता है जो उसे तकलीफ दे रही है, चाहे वो खुद अभय रायचंद ही क्यों न हो। लाया राठी के ऑफिस के बाहर सिकंदर उसके टीम बख्तरबंद गाड़ियों के साथ मुस्तैद खड़ी थी। जैसे उन्हें छोटे माली को काव्या मैडम के बेजान शरीर को बाहों में उठाए हुए बाहर भागते देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। तभी सिकंदर ने पागलों की तरह ओडी का पिछला दरवाजा खोलने के लिए दौड़कर कहा, छोटे माली। तभी अभय ने दहाड़ कर कहा, गाड़ी सीधा संजीवनी हॉस्पिटल भगाओ सिकंदर। आगे रास्ते में कोई ट्रैफिक आए, कोई लाल बत्ती आए तो उसे कुचलते हुए निकल जाना। मुझे मेरी काव्या सही सलामत चाहिए। अभय ने दहाड़ कर काव्या को पिछले सीट पर लेटाया और खुद उसका सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। वहीं सिकंदर ने चीख कर ड्राइविंग सीट को संभाल लिया और कहा, पाशा रास्ता क्लियर करवाओ। तभी ऑडी V8 12 इंजन भारी गर्जना के साथ स्टार्ट हुआ और गाड़ियों का काफिला सायरन और हूटर बजाकर दिल्ली की उन सड़कों पर खूनी रॉकेट की तरह दौड़ पड़ा था। गाड़ी के अंदर दिल चीर देने वाला सन्नाटा छा गया था। अब क्या करेगा अभय रायचंद? क्या काव्या उठ पाएगी या फिर काव्या ट्रोमा में चली जाएगी? उठने के बाद काव्या क्या करेगी जानेंगे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए।